नमस्ते। मैं हूं प्राध्यापक बालकृष्ण काटे और सक्सेस स्टोरीज इस मेरे YouTube चैनल में आपका सहर्ष स्वागत। ऐसा कहते हैं, पॉजिटिव एक्शन विथ पॉजिटिव थिंकिंग कैन मेक एवरीथिंग पॉसिबल एंड एक्चुअली नथिंग इज इम्पॉसिबल बिकॉज द वर्ड इटसेल्फ इज सेइंग आई एम पॉसिबल। बिल्कुल सही कहा है। कुछ ऐसे व्यक्ति होते हैं जिनके डिक्शनरी में इम्पॉसिबल नाम का शब्द ही नहीं होता है। तो ऐसे ही एक धुरंधर व्यक्ति को, जिसके मन में जो उसने चाहा वो पाकर ही दिखाया, ऐसे व्यक्ति को आज हम मिलने जा रहे हैं मेरे इस आज के एपिसोड में। महाराष्ट्र में बीड़ शहर में कलंत्री बीज भंडार नाम का एक व्यापारी फर्म जो है वो कलंत्री बंधुओं ने शुरू किया था और उसकी धुरा संभालते हुए उसके एक मालिक जो है, ओनर जो है, मनमोहन जी कलंत्री, उन्होंने उस व्यवसाय में जो भी कुछ डिफ़िकल्टीज आती है उसका अच्छी तरह से स्टडी किया, उसके बारे में लगन से उसको कैसा सॉल्व करना चाहिए इसके बारे में सोच लिया और फिर स्थापित कर दिया एक संगठन जो सीड्स, फर्टिलाइजर्स एंड पेस्टिसाइड्स बीड डिस्ट्रिक्ट का एसोसिएशन बन के रह गया। उसके अध्यक्ष पद में उन्होंने ऐसा कुछ कर दिखाया कि उनको महाराष्ट्र लेवल पे इस संगठन को ले जाने के लिए डेफिनेटली उसका सहायता हो गई और महाराष्ट्र लेवल के भी वो प्रेसिडेंट बन गए। उतना ही नहीं, उनकी सोच में जो भी कुछ आ रहा था उससे उन्होंने बिल्कुल एक ऐसी कामयाबी प्राप्त करके दिखाई जिससे सब अचंभित हो गए। 16 राज्यों में घूमकर अपने इस एसोसिएशन का कार्य इस लेवल पे उन्होंने बढ़ाया कि ऑल इंडिया लेवल पे जाके उन्होंने एक फर्म स्थापित कर दिया, AIAIDA यानी ऑल इंडिया एग्रो इनपुट्स डीलर्स एसोसिएशन, जिसके वो संस्थापक अध्यक्ष रहे हैं 2016 से आज तक। तो ये मनमोहन जी कलंत्री बिल्कुल ऐसे कर्तृत्ववान और ऐसे धुरंधर व्यक्तिमत्व जिनका नेतृत्व गुण जो है अलौकिक ऐसा है, उनकी सक्सेस स्टोरी हम आज देखने वाले हैं मेरे इस चैनल में। मनमोहन जी के लिए मैं कहना चाहूँगा, ऐ परिंदे खोल दे मेरे पंख, ऐ परिंदे खोल दे मेरे पंख, अभी तो उड़ान बाकी है, ज़मीन नहीं है मंजिल मेरी, अभी तो पूरा आसमान बाकी है। तो मेरे इस चैनल में मैं मनमोहन जी का हार्दिक स्वागत करता हूं। नमस्ते मनमोहन जी। नमस्कार। नमस्कार जी। आपको देखकर बहुत ही अच्छा लग रहा है। एक एनर्जेटिक पर्सन जो मैंने सुना था बिल्कुल वही लग रहा है और जो कार्य आपने हाथ में लिया है वो रियली सरप्राइजिंग मेरे लिए तो लगता था, क्योंकि बीड़ जैसे एक बहुत ही छोटे शहर से, या मैं तो कहूँगा आपकी पूरी हिस्ट्री रूरल एरिया से ही है, नेशनल लेवल तक जाना, ये इसके लिए पहले मैं आपका अभिनंदन करता हूँ। लेकिन हम हमारे दर्शकों को पहले आपका थोड़ा बचपन और एजुकेशन के बारे में हम बताना चाहेंगे। क्या आप कुछ उसके बारे में थोड़ा बता सकते हैं हमको? सबसे पहले तो मैं आपको बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ। आपने, मैं इतना बड़ा भी नहीं हूँ लेकिन आपने मेरे बारे में जो इतनी बड़ी बात कही, तो ये मेरे लिए बहुत ही गौरव की बात है और मैं आपका साधुवाद देता हूँ कि आपने मेरे इस कार्य की जो मेरी प्रेरणा है इसको बढ़ावा दिया। इसके लिए मैं पहले तो आपका और आपकी पूरी टीम का बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ। और
मेरा जो आपने बचपन के बारे में कहा, वैसे मेरा जो जन्म गांव है, जहां मेरा बचपना गया, ये बीड डिस्ट्रिक्ट में तेलगांव बोल के एक गाँव है, जहाँ की आबादी करीब 800 या 900 लोगों की थी। ओह, मेरा प्राइमरी एजुकेशन 5th तक वही गांव में हुआ। उसके बाद 6, 7 और 8 मैं वहाँ से 20 किलोमीटर तालुका लेवल माजलगांव है, वहाँ डेली अप डाउन करता था। ओह, सवेरे 6 बजे मैं एजुकेशन के लिए मतलब 5:30 बजे उठता था। 6 बजे रेडी होके, चाहे धूप रहो, बारिश रहो या ठंड रहो, जो भी सिचुएशन है, उस हिसाब से 6 बजे हम लोगों के लिए बस था और हम 7 बजे माजलगांव पहुंचते थे। तो मैं 3 साल तेलगांव से माजलगांव अप डाउन किया और 9th और 10th फिर मैंने बीड आके मेरा एजुकेशन कंप्लीट किया। कॉलेज मेरा पूरा बीड में हुआ। पारिवारिक स्थिति कैसी थी उस टाइम? पारिवारिक स्थिति में बेसिकली हम 4 भाई हैं। बड़े भाई साहब एडवोकेट, 2 नंबर के भाई साहब डॉक्टर और 3 नंबर के भाई साहब और मैं, हम दोनों एजुकेशन उस टाइम एजुकेशन में लगे थे। और पारिवारिक स्थिति के साथ में पारिवारिक हिस्ट्री ऐसी कि मेरे दादाजी निज़ाम कोर्ट में वकील थे। अच्छा। 1940 में उन्होंने हैदराबाद में प्रैक्टिस की वाली, और जब औरंगाबाद हाई कोर्ट बना, कोर्ट डिस्ट्रिक्ट कोर्ट औरंगाबाद में बना था, तो उस वक्त दादाजी ने औरंगाबाद में भी प्रैक्टिस की। तो एजुकेशनल के लिए बहुत ही हमारे यहाँ पहले से महत्व दिया जाता है। और मेरे पिताजी भी डॉक्टर है। उन्होंने उनका एजुकेशनल उस ज़माने में 1945 से 50 के बीच में अकोला, जो कि जब बेरार स्टेट में था, हम लोग निज़ाम स्टेट में हम अपना बीड डिस्ट्रिक्ट आता है, और पिताजी का एजुकेशन पूरा अकोला, जो ब्रिटिश के आधिपत्य में था और जिसे बेरार स्टेट कहा जाता था। तो इतने मुश्किल समय में भी एजुकेशन को हमारे परिवार ने पहले से ही महत्व दिया है। नाइस। तो उस वजह से एक घर में जो एक वातावरण है, मेरे काका भी एडवोकेट है, मेरे दूसरे काका भी एडवोकेट है, दादाजी एडवोकेट थे, मेरे मैटरनल अंकल एडवोकेट है, मेरे पिताजी डॉक्टर है। यानी ये जो एक हमें लगता है कि रूरल एरिया में रहने के बाद एजुकेशन नहीं लेते हैं, तो आपके परिवार ने बिल्कुल उसको उल्टा साबित कर दिखाया। जी, हमारे परिवार में एजुकेशन का महत्व है, और हमारे परिवार में ये पहला बिजनेस है हम लोगों ने स्टार्ट किए वाला। अच्छा। इसके पहले सभी वकील, डॉक्टर, यही प्रोफेशनल से भी हमारे घर में था। तो फर्स्ट टाइम मेरे पिताजी और मेरे दोनों बड़े भाई साहब एडवोकेट जयप्रकाश कलंत्री, डॉक्टर सुरेंद्र कलंत्री, ये लोगों ने तेलगांव में 1987 में कलंत्री बीज भंडार की स्थापना की। तब मैं स्कूल में था, 8th क्लास में कुछ तभी था मैं उस वक्त, जब इस मेरे इस प्रतिष्ठान की जब स्थापना हुई, शुरुआत हुई, तो मैं स्कूली बच्चा था। और जैसे ही मैं मैट्रिक पास हुआ, तो उसके बाद मैं कॉलेज के साथ साथ सवेरे शाम ये जो व्यवसाय चल रहा है, जो मेरे बड़े भ्राता और पिताजी, दोनों बड़े भ्राता एडवोकेट जयप्रकाश जी कलंत्री और सुरेंद्र जी कलंत्री, और मेरे पिताजी पूज्य आदरणीय बाबूजी, ये लोग इस मुहिम को आगे चला रहे थे। और हम सवेरे शाम इसमें थोड़ा बहुत जाके देखते थे क्या है क्या नहीं, और ऐसी दिन ब दिन इसमें रुचि बढ़ती गई। और उसमें मैं कब सम्मिलित हुआ मुझे समझा नहीं क्या कि मैं ये कार्य करते करते उनके साथ। आपने ग्रेजुएशन किया कि नहीं किया? हाँ, मैंने भी ग्रेजुएशन मेरा 1995 में कंप्लीट हुआ। अच्छा। तो तब तक मैं साइड बाय साइड जाता था, तो ऑटोमेटिकली ग्रेजुएशन करते करते मैं ये लोगों में शामिल हुआ। और 1996 में बीड में होलसेल का हमारा जो एक शॉप है, ये 1996 में मेरे बड़े भाई साहब विनोद कलंत्री और मैं और हमारे मार्गदर्शक मेरे पिताजी, मेरे दोनों 1 नंबर और 2 नंबर बड़े भाई जयप्रकाश जी कलंत्री और सुरेंद्र करण जी, इनके मार्गदर्शन में हम लोगों ने कार्य बीड में शुरू किया 1996 में। 96 में। वेरी नाइस। तब तक आपको अच्छा एक्सपीरियंस
अपने तेलगांव के यहाँ से आ गया था जी। मेरे ख्याल से। तो उसके उस बाद में ग्रेजुएशन यानी एजुकेशन चालू ही रहा आपका? या मैंने ग्रेजुएशन कंप्लीट करने के बाद BSc एग्री किया क्या? नो, मैं बेसिकली बीकॉम हूँ BCom। और बाद में मैंने 2 साल एमकॉम किया। अच्छा। और फिर कॉलेज जाना बंद हो गया। जैसे 96 में ये जब शॉप चालू हो गया तो रिस्पॉन्सिबिलिटी बढ़ गई, तो फिर फुल्ली 100% इस काम में मैं खुद को जोड़ लिया और कार्य शुरू किया। नाइस। तो ये मैं जो देख रहा था आपकी प्रोफाइल, तो उसमें 2002 में मेरे ख्याल से आपने कुछ संगठन का कार्य चालू किया। जी, 96 में जब मैं यहाँ आया तो यहाँ बीड डिस्ट्रिक्ट फर्टिलाइजर एसोसिएशन था। तो मैं जब यहाँ शॉप शुरू किया तो वो लोगों के साथ जाना, बैठना, मिलना, तब मेरे एक बात ध्यान में है कि डीलर लोगों की बहुत प्रॉब्लम है। अच्छा। और गवर्नमेंट के जो कुछ कानून ये है तो उसका बहुत जगह पे मिसयूज होता है, तो इससे डीलर भाई बहुत परेशान होते हैं। तो मैं ये हरदम मीटिंगों में देखता था, ये करता था, और मेरी संगठन के प्रति रुचि देखकर बीड डिस्ट्रिक्ट के सभी डीलर भाइयों ने 2002 में मुझे मतलब मैं जब एक उम्र के 29 साल का था तो मुझे डिस्ट्रिक्ट प्रेसिडेंट बोल के मुझे बना लिया। तो कितना उसका सभासद संख्या, मेंबर्स कितने थे उसके? बीड डिस्ट्रिक्ट में करीब 1500 डीलर भाई है पूरे। तो ये सब लोगों से जुड़ने का मुझे मौका मिला। और मैं मेरा जो कुछ मतलब बिजनेस है वो करते करते जो मुझे टाइम मिलेगा तो वो टाइम मैं ये लोगों के लिए 2002 से देता रहा। और उनकी जो समस्या है डिपार्टमेंटल, जो कुछ और कोई असामाजिक तत्व जो कभी तकलीफ देते हैं, ये सब लोगों से मैं लड़ता रहा। क्या बात, वंडरफुल। वो कार्यकाल मेरे ख्याल से आपका यहाँ पे 5-6 साल तक रहा? मैं 10 साल तक रहा बीड डिस्ट्रिक्ट प्रेसिडेंट। वैसे लेकिन वो रहते रहते ही 2008 में मेरा डिस्ट्रिक्ट का जो कार्य है वो देखकर मुझे तत्कालीन महाराष्ट्र के हमारे एसोसिएशन के अध्यक्ष श्रीमान कैलाश भाऊ ठोले, इन्होंने मुझे स्टेट लेवल पे 2008 में वाइस प्रेसिडेंट बोल के मुझे प्रमोट किया। और तब से फिर मैं 2016 तक स्टेट लेवल पे वाइस प्रेसिडेंट रहा। अच्छा। 8 साल। तब 2 साल का टर्म रहता, मुझे 4 टर्म कंटिन्यू उन्होंने स्टेट लेवल पे वाइस प्रेसिडेंट बोल के गुड मुझे तो मौका दिया। इस टाइम ये जो आपको भागदौड़ तो करनी पड़ती होगी ना, ये बिजनेस में खुद का भी देखना है और संगठन का कार्य भी जाना है। हम लोग क्या करते थे, मंडे टू सैटरडे बिजनेस करना, और जो मीटिंग्स है मोस्टली हम संडे के दिन रखते थे। गुड। जिस दिन हम लोगों को वर्कलोड कम होता है और हम समय दे सके, तो संडे के दिन हम लोग थोड़ा बिजनेस में थोड़े रिलीफ रहता है हम लोगों को। उस दिन बैंक नहीं रहती, बैंक में जाने का काम नहीं, ऑफिसर लोग भी छुट्टी की वजह से हम लोगों के पास आते नहीं। तो ये सब सोच के हम जो हमारे पास टाइम रहेगा तो वो टाइम हम सोशल वर्क यानी एसोसिएशन में खुद का टाइम आप एसोसिएशन के लिए देते थे? खुद का जो अभी हम लोग क्या बोलते हैं किसी अदर प्रोफेशन वाले, वीकेंड है भाई हमारा, अभी मेरा वीकेंड है, मैं एंजॉय करूँगा। So you are working on that at that time also. Yes. तो ये हो गया। तो इसमें एक्चुअली प्रॉब्लम्स को जो फाइट करना पड़ा, ऐसा कुछ एक आध प्रॉब्लम आप बता सकते हो? बहुत है। 2002 में एक स्टेट लेवल पे कानून आया था, जो लोगों के पास BSc एग्री डिग्री है तो वही लोगों को शॉप लाइसेंस कंटिन्यू रहेगी। ये 2002 की बात है। सिर्फ महाराष्ट्र स्टेट में प्रॉब्लम आया था। तब हमारे स्टेट के प्रेसिडेंट कैलाश भाऊ ठोले, इन्होंने इसके अगेंस्ट एक रिट दाखिल किया था औरंगाबाद हाई कोर्ट में, उसको स्टे मिल गया था। तो पहला स्ट्रगल वही हुआ था 2002 में। लेकिन 2015 में एक ऐसा इंसिडेंस हुआ, केंद्र सरकार ने एक नोटिफिकेशन जारी किया, उसमें लिखा कि जो लोगों के पास BSc एग्री डिग्री है वही लोग यह बिजनेस कंटिन्यू कर पाएंगे। अच्छा। तब मैं स्टेट में वाइस प्रेसिडेंट बोल के जिम्मेदारी निभा रहा था, और यह कानून 2015 अक्टूबर मंथ में सेंट्रल गवर्नमेंट ने एक नोटिफिकेशन जारी कर दिया। तो सब तरफ बहुत हड़कंप मच गया, पूरे देश में लोग परेशान हो गए,
हम लोग अब हमारा लाइसेंस रिन्यूअल नहीं कर पाएंगे। और देश में अगर देखा जाए तो 4 लाख फर्टिलाइजर डीलर लाइसेंस ही है, 4 लाख सीड डीलर लाइसेंस ही है, 4 लाख पेस्टिसाइड डीलर लाइसेंस है, ऐसे 12 लाख लाइसेंस ऑल ओवर इंडिया में है। तो ये लोगों में एक बहुत बड़ा डर पैदा हो गया। उसमें से बीएससी एग्री वाले कम थे क्या परसेंटेज? मात्र 1% या 2%। तो फिर हम लोग परेशान हो गए कि क्या करना चाहिए। तब मेरे महाराष्ट्र में मेरे आदर्श प्रकाश जी कवड़े, जिनको मेरा मैं आदर्श मानता हूँ, आज इस दुनिया में नहीं है वो तब महाराष्ट्र के अध्यक्ष थे। जस्ट उनका अपॉइंटमेंट महाराष्ट्र में हुआ था और हम लोग जैसे ये कानून आया, हम लोगों ने एक स्टेट लेवल का मीटिंग का पुणे में आयोजित किया और उसमें सभी ने गंभीरता से इस बात को सोचा, अगर यह इसको हम अपोज नहीं करेंगे तो आने वाली हमारी जो यह 1 साल के बाद हम लोग इस बिजनेस से बाहर पड़ेंगे। और उसकी 2 बातें थी, हमारा तो बिजनेस लॉस होने वाला था, बट हम लोग जो किसानों के साथ हमारा जो कुछ एक लिंक है, एक जुड़ाव है, आज 50-50 साल से हमारे पास लाइसेंस वाले लोग हैं। बीड डिस्ट्रिक्ट में अगर देखा जाए तो 1965 में पहला शॉप चालू किया धर्मराज जी निनाल ने। मतलब ये हिस्ट्री आप देखिए कि 50 साल पुराने लोग जो किसान हमारे पास आते हैं, वो किसान आके मतलब उनके बाद में बेटे और उनके पोते 3-3 पीढ़ियों का फैमिली रिलेशन उनके साथ हुआ। और वो लोगों को कभी अगर पैसे भी नहीं है तो हमारे पास से माल लेके जाते थे, फिर वापस ला के देना। ये जो एक भाईचारा हम लोगों में बना था, अगर नए लोग इसमें आ जाए तो ये भाईचारा भी पूरा नष्ट हो जाएगा और किसान परेशान हो जाएगा। उसका जो कुछ एक ट्रस्ट हम लोगों पे था और अभी नया वापस पूरा रिन्यू करना, ये करना और ये सब चीजें, ये बहुत ही एक दुखदायक घटना हो सकती थी, संकटित था। ऐसा एक बहुत बड़ा प्रॉब्लम हम लोगों के सामने आया। तो वो उसके बारे में आपने फाइट किया फिर? तो उसके बारे में हमारी जब मीटिंग हुई तो तब सेंट्रल गवर्नमेंट में हंसराज जी आहिर, ये फर्टिलाइजर मिनिस्टर एमओएस थे, तो चंद्रपुर के मेंबर ऑफ पार्लियामेंट है, उन्होंने काफी सहयोग किया हम लोगों को। हमारी एक टीम चंद्रपुर गई उनको मिलने के लिए, महाराष्ट्र की। तब कोई नेशनल एसोसिएशन नहीं था, सिर्फ स्टेट एसोसिएशन कहीं कहीं थे और देश में कोई संगठन नहीं था, सब असंगठित थे। तो हम लोग उनके पास जाने के बाद उन्होंने कहा कि ये तो सेंट्रल गवर्नमेंट का नोटिफिकेशन है और आप स्टेट लेवल से इसको कैसा फाइट कर पाएंगे, आपके पास कोई ऑल इंडिया लेवल का फेडरेशन है क्या? तो हमारे साथ महाराष्ट्र के जो एक अध्यक्ष हमारे थे प्रकाश जी कवड़े स्वर्गवासी, उन्होंने झट से झूठ बोल दिया कि हमारे पास संगठन है। क्या बात। तो वो बोले फिर मैं ऐसा करता हूं, हम उनको मिले दिसंबर में और उन्होंने तुरंत एग्रीकल्चर मिनिस्टर तत्कालीन राधा मोहन सिंह साहब को फोन लगाया। अच्छा। तो उन्होंने हम लोगों को मौका बुलाया, 30 फरवरी का हमें उन्होंने डेट दिया 2016 का, आप आ जाओ, आपका हम मीटिंग लगाएंगे। 23। हमारे हमारे पास कोई संगठन नहीं था और इन्होंने काम होना एक अच्छी भावना से बोलते हमारे पास है। फिर हम लोग जब वहां से बाहर निकले तो हम बोले, उनको हम अन्ना बोलते थे, अन्ना आपने क्या कर दिया? तो अन्ना बोले ये तो बात सही है, मैंने तो झूठ बोल दिया, लेकिन अपन इसको सच साबित करेंगे। क्या बात है, क्या बात। तो फिर उस वक्त हमारे साथ औरंगाबाद से सुभाष जी दरक, बीड से सत्यनारायण जी कासट, नांदेड़ से मधुकर जी मामड़े, कोपरगांव से अब्बा साहब भोकरे, ऐसे जो हमारे साथी थे, और कैलाश जी ठोड़े, ये सब लोग हम एक ऑफिस मीटिंग लिया। ऑल इंडिया संगठन नहीं है, लेकिन हम बोले कि भाई जैसे पिक्चर में दिखाते वैसा अपन कुछ अपन एक दिखाएंगे वहां पे ऑल इंडिया संगठन। तो हमने कहा नहीं, अपन प्रयास करेंगे। फिर इंसिडेंसी में ऐसा हो गया कि 15 दिसंबर 2015 में मेरा हैदराबाद में एक ऑल इंडिया लेवल का फर्टिलाइजर का मीटिंग था। मैं उस मीटिंग में गया तो जैसे ही आयर साहब के घर से हम बाहर निकले, तब से मेरे दिमाग में ये की था कि ऑल इंडिया संगठन बनाना है। क्या बात। मैंने ये नहीं सोचा था कि मैं प्रेसिडेंट बनूंगा, लेकिन हम लोगों को बनाना है। तो मैं वो बात पे चर्चा, तो उस टाइम वो हैदराबाद की मीटिंग में गुजरात स्टेट फर्टिलाइजर का मीटिंग था, तो उन्होंने पूरे ऑल इंडिया के डीलर लोग बुलाए थे।
करीब 70-75 डीलर थे। तो मैंने अलग अलग लोगों से, अलग अलग स्टेट के लोगों से डिस्कशन किया, तुम्हारे यहाँ संगठन है क्या, नहीं है। मैंने वो पूरा डाटा बनाना शुरू कर दिया, अकेले नहीं। और मेरे एक ध्यान में आया कि ये जो परिस्थिति है, इसमें ऑल इंडिया संगठन बनना बहुत मुश्किल काम है। लेकिन मैंने वो 70 लोगों के सबके मोबाइल नंबर लिया और एक ग्रुप बनाया, गुड, ऑल इंडिया डीलर्स एसोसिएशन। एग्रो इनपुट और का, उसमें शुरू किया डेली पोस्ट डालना कि हम लोगों को ऑल इंडिया संगठन बनाना है। तो बहुत से लोग फिर उसमें उन्होंने मुझे और नंबर दिए, भाई गुजरात में आप प्रेम भाई पटेल से मिलो, या तेलंगाना में आप मुनिंदर गौरी शेट्टी से मिलो, या आप तमिलनाडु में मिस्टर एम मोहन से मिलो, या उत्तर प्रदेश में आप अतुल त्रिपाठी से मिलो। ऐसे लोगों के नाम मेरे सामने आते गए। 16 स्टेट्स मैंने पढ़ा। हाँ जी, तो बताता हूँ उसकी भी हिस्ट्री। फिर हमने ये लोगों से संपर्क शुरू किया, तो सभी को डर था अपना लाइसेंस जाएगा। तो एक कहावत है कि जब बहुत अत्याचार होता है तो क्रांति होती है। क्या बात, क्या बात। तो ये जो डीलरों पे अत्याचार हो रहा था, तो ये एक क्रांति की नई पहल ये लोगों को दिख रही थी। तो जैसे हमने आह्वान किया, ये लोगों ने सबने हाँ भरी। तो हमारा फाइनल हो गया कि हम लोग 20 फरवरी को, 23 का मीटिंग था एग्रीकल्चर मिनिस्टर के साथ, हम 20 फरवरी को दिल्ली में मिलेंगे। तो हम सब लोग महाराष्ट्र से, गुजरात से, तमिलनाडु, तेलंगाना, आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु, उड़ीसा, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, बिहार, राजस्थान, हरियाणा, पंजाब, अलग अलग 16 स्टेट से करीब 60 लोग। हम किसी को जानते नहीं थे, सिर्फ व्हाट्सएप पे हम एक दूसरे को जान के। और हमारे जो सबसे आगे लीडर थे प्रकाश जी कवड़े, जो महाराष्ट्र के प्रेसिडेंट थे, तो उन्होंने आगे आके इस चीज को, हम लोगों ने दिल्ली में हम लोग 20 तारीख को मिले। वहां जाने के बाद हमने होटल बुक किया, सब चीजें। और 22 फरवरी 2016 में हमारे एसोसिएशन का चुनाव तय हुआ 20 तारीख को जाने के बाद, क्योंकि 30 तारीख को जाना है मिनिस्टर के पास, तो प्रेसिडेंट लगेगा, सामने बॉडी लगेगी। तो 22 तारीख को हम लोग सब बैठे, और उस बैठक में संयोग से मुझे देश के 12 लाख लाइसेंस होल्डर की सेवा करने का मौका हमारे उस 60 लोगों की टीम ने मुझे दिया। मैं मेरा सौभाग्य समझता हूं कि उन्होंने मुझे उस लायक समझा, और यह नई जवाबदारी, ये नया संगठन, एक जिसकी पूरा कुछ भी हमारे पास कोई रोड मैप आगे का नहीं था, आगे की कोई हमारे पास प्लानिंग नहीं थी, कोई चीज नहीं थी। और मुझे घर के लोगों को पता नहीं कि मैं प्रेसिडेंट बनने वाला है। जैसे व्हाट्सएप पे आए तो घर के लोग, और मैंने किसी को घर पे पूछा नहीं, मुझे मेरे भाइयों पे इतना कॉन्फिडेंस था, क्योंकि वहां आने वाले बहुत से लोग बोल रहे थे मैं टाइम नहीं दे पाऊंगा। मेरे से ज्यादा और अच्छे लोग वहां पे थे, लेकिन वो लोग अपना बिजनेस, किसी का घर में कोई ज्यादा रिलीवर नहीं है, ये नहीं है, तो ये चीजें। और मैंने कोई, मुझे उन्होंने प्रमोट किया, तो मैंने ये भी नहीं सोचा कि मेरा बिजनेस का आगे क्या होगा क्या नहीं होगा। मेरे भाइयों के भरोसे मैंने उनको हाँ भर दी, और ये लोगों को घर पे व्हाट्सएप आ गया कि मनमोहन कलंत्री इज द प्रेसिडेंट ऑफ ऑल इंडिया एग्रो इनपुट डीलर एसोसिएशन अपॉइंटेड है। तो उसके बाद फोन शुरू हुआ। इवन तो मेरी मिसेस मुझे बोली, आप तो जाते वक्त मुझे बोले ही नहीं कि आप प्रेसिडेंट होने वाले। मैंने कहा मुझे ही पता नहीं था कि मैं प्रेसिडेंट होने वाला हूँ, लेकिन वहां जाने के बाद मुझे पता चला। मतलब एक ऐसा एक नया मोड़ मेरी जिंदगी में 22 फरवरी 2016 में आया, जो मैंने कभी सोचा भी नहीं, सपने में भी नहीं सोचा था कि मैं देश के कृषि में काम करने वाले 12 लाख लाइसेंस होल्डर के एक यूनियन का मैं प्रेसिडेंट बनूंगा, ये मैंने सोचा नहीं था। बिल्कुल वंडरफुल जर्नी रही आपकी। यानी मैं जो स्टार्टिंग में कहा हूँ कि पॉजिटिव थिंकिंग विथ पॉजिटिव एक्शंस, आपने साबित कर दिया, नथिंग इज इम्पॉसिबल फॉर मी। यानी जिस दिन आप मिलने गए थे, वो जब अपॉइंटमेंट लिया था, तब जिस ऑर्गेनाइजेशन की स्थापना भी नहीं हुई थी, उसको आपने स्थापित कर दिया अपने खुद के परिश्रम से। यानी एखादा सामान्य व्यक्ति जो है वो छोड़ देगा, नहीं भाई इतने लोगों को कहाँ इकट्ठा करना है, लेकिन बिल्कुल व्हाट्सएप का भी आपने बिल्कुल फ़ायदा कर दिखाया और उससे इतने लोगों को जोड़ दिया। ये मैं पहले से ही बता रहा था, अचंभित कर देने वाली बात है। परिवारजन को आपने अचंभित किया, पूरे
महाराष्ट्र को अचंभित कर दिया, ऐसा मुझे लगता है। तो उसके बायलॉज वगैरह बाद में किसने तैयार किए वो फर्म के? हाँ, जिस दिन हमारा एसोसिएशन का डिक्लेरेशन हुआ तो फिर हम सेकंड डे ऑनरेबल एग्रीकल्चर मिनिस्टर राधा मोहन सिंह साहब से मिले। उस काम में हमें हंसराज जी आहिर साहब जो उर्वरक राज्य मंत्री थे उनका बहुत बड़ा सहयोग मिला। साथ में औरंगाबाद के मेंबर ऑफ पार्लियामेंट चंद्रकांत जी खैरे साहब, इनका भी बहुत बड़ा सहयोग उस मीटिंग के लिए हम लोगों को मिला। तो ये सब करने में चंद्रपुर के जो टीम है हमारी, शिव सारडा और गुंडेवार, ये दोनों का बहुत बड़ा रोल था आहिर साहब को इसमें हमें ये करने का। अब ये होने के बाद हमारे सामने सबसे बड़ा है कि अभी इसको चलाना कैसे, क्या करना चाहिए क्या नहीं। फिर हम लोग और 2 दिन दिल्ली में रुके। क्या बात, हमारा प्रोग्राम एक्सटेंड के नहीं, एक 8-10 लोग, बाकी लोग निकल गए क्योंकि हम 6 जने हम रुके। उस वक्त मेरे साथ प्रकाश जी कवड़े थे, औरंगाबाद से सुभाष जी दरक थे, नांदेड़ से मधुकर जी मामड़े थे, बीड़ से सत्यनारायण जी कासर थे, कोपरगांव से आबा साहब बोकरे थे, महाराष्ट्र के लोग, महाराष्ट्र के। और गुजरात के प्रवीण भाई पटेल ने बहुत, अरुण भाई पटेल ने बहुत सहयोग किया। राजस्थान से पुरुषोत्तम जी खंडेलवाल ने सहयोग किया। मध्य प्रदेश से मानसिंह राजपूत है, हरियाणा से हरमेश सिंह जी है, पंजाब से सुरेंद्र सिंह बरीवाल है। ये काफी लोग मतलब संजय रघुवंशी है इंदो उज्जैन से। फिर हम लोगों ने वापिस हम यहाँ आए, 2 दिन रुक के वहाँ पहले पूरा देखा क्या करना। फिर यहाँ आने के बाद हमने और एक चक्कर लगा के पहले 1-2 एसोसिएशन के हमने बायोलॉज मतलब स्टडी किया। और वहाँ पे जो संगठन का रजिस्ट्रेशन करने वाली एजेंसी है मिस्टर सेठी सर, उनके पास जाके उनसे बातचीत की। उनके पास भी कुछ संगठनों के रजिस्ट्रेशन थे, वो सब बायोलॉज हमने ला के उसमें एक 15 दिन स्टडी किया और एक हमारा बायोलॉज उनको बनाने के लिए दिया। वो बायोलॉज देने के बाद उसमें समय लगना था क्योंकि ये फर्टिलाइजर रिलेटेड फर्स्ट ऑल इंडिया लेवल का संगठन था। करेक्ट। तो वो लोगों को भी काफ़ी दिक्कतें थी। तो इस पूरी कड़ी में हमें 10 महीने लगे। ओहो। और 21 दिसंबर 2016 में रजिस्ट्रेशन की कॉपी हमारे हाथ में आई। अच्छा। और मतलब 22 फरवरी को मीटिंग हुआ और 21 दिसंबर को आई, मतलब 11 महीने बाद हम लोगों को बायोलॉज मिला। लेकिन हम लोग रुके नहीं। जैसे ही हम भीड़ आए तो सबसे बड़ी हमारे सामने चुनौती ये थी कि पूरे देश से इस कानून को विरोध होना चाहिए। तो मैंने 11 मार्च से 2016 से देश में भ्रमण शुरू किया। क्या बात है। मेरे साथ बीड़ से सत्यनारायण जी कासट, औरंगाबाद से सुभाष जी दरक, नांदेड़ से मधुकर जी मामड़े, कोपरगांव से प्रकाश जी कवड़े, आबा साहब भोकरे, हम लोग पहला हमने जो हमारा भ्रमण शुरू किया, हम सीधा अहमदाबाद गए 11 तारीख को। हमारा उस टाइम ऐसा था कि दिन भर मीटिंग करना एक स्टेट में और रात भर जर्नी करना, 24 आवर्स वर्किंग। इसका जो खर्चा वगैरह है वो खुद के जेब से? हाँ, हमने शुरुआत में हमारे पास कोई फंडिंग नहीं था, कुछ नहीं था, तो हमने सेल्फ एक्सपेंसेस करके हमने ये कार्य शुरू किया। और दिन में स्टेट में जाने का, स्टेट कैपिटल पे मीटिंग लेने की, और एक 8 दिन पहले ही वो लोगों को हमने इंटीमेशन किया हम आने वाले। उन्होंने स्टेट में जहाँ जहाँ तक मैसेज जा सके वहाँ जाके उन्होंने करना, वहाँ की एसोसिएशन बनाना और रात में और नेक्स्ट स्टेट के लिए निकलना। तो उस मीटिंग को रिस्पॉन्स कैसा रहता? मीटिंग को रिस्पॉन्स? हाँ, शुरुआती दौर में हम लोग जैसे गुजरात में गए, एक 40-50 लोगों ने हमारा वहाँ पे वेलकम किया। हमने पूरा उनको कंसेप्ट दिखाया और उन्होंने हमारी हाँ भरी हमारे साथ आने के लिए। मुझे याद है कि 11 मार्च को मैंने ये भ्रमण शुरू किया। 12 मार्च को हम वहाँ से, मतलब 11 की रात में और हम वहाँ से जयपुर गए। 12 मार्च को हम राजस्थान के लोगों को बुलाया, वो आए, उनसे मिले। 13 को रात में और हम जिंद हरियाणा में गए। तो 13 तारीख को हमने हरियाणा का भ्रमण किया, वो लोगों से मिले। एक 10-20 लोग, 25 लोग आ रहे थे, लेकिन कोशिश करने वाले की हार नहीं होती। हमारा कोशिश चालू था। 13 को रात में और हम वहाँ से बाय रोड भटिंडा गए पंजाब। तो 14 तारीख को हमने पंजाब में मीटिंग लिया और लोगों को एक करीब 30-35 पंजाब के लोग थे, कंसेप्ट समझाया। लोगों के लिए भी हम लोग नए थे, हमारे भी ट्रस्ट करने के लिए उनको कुछ समय भी मिलना था। मेंबरशिप ज्वाइन होने के लिए कुछ फीस वगैरह रखी थी आपने? हाँ, हमारा इसका जो एक मॉडल है, तो जैसे पहले हमारा फोकस था कि
डिस्ट्रिक्ट एसोसिएशन बनाना वो वहाँ स्टेट में, और डिस्ट्रिक्ट के बाद स्टेट एसोसिएशन बनाना, और सभी स्टेट एसोसिएशन का ये फेडरेशन। तो हम वहाँ कोशिश कर रहे थे कि पहले डिस्ट्रिक्ट के लोग जुड़े और डिस्ट्रिक्ट के लोगों ने स्टेट में जुड़ना, ताकि बेस अगर पक्का रहे तो इसको हम आगे अच्छा हैंडल कर सके। और पंजाब से हम लोग सीधा दिल्ली आए। मुझे याद है 15 मार्च 2016 को हम तत्कालीन बीजेपी प्रेसिडेंट अमित जी शाह इनको मिले। वो भी मुलाकात हमारे गुजरात के मिस्टर सुभाष जी इन्होंने अरेंज की थी। हम उनसे मिलकर हमारी पूरी समस्याएं उनको बताई, और उन्होंने वो समस्याएं पूरी गंभीरता से सुनकर हम लोगों को आश्वासित किया कि हम आपके लिए जो कुछ किसानों के हित के साथ में आपका हित देखेंगे, लेकिन पहले हम किसानों का हित देखेंगे। तो हमने कहा कि किसानों का हित देख के हमारा हित देखो, क्या बात, क्योंकि हम भी किसानों का हित देख रहे, और हमारा स्लोगन भी है कृषक मंगलम राष्ट्र मंगलम। करेक्ट। तो हम ये स्लोगन के हिसाब से हम काम कर रहे, किसानों का हम हित देख के काम करेंगे। फिर हमने वापस हम लोग घर पे आए, हमारा खुद का बिजनेस का काम कर रहे। ये करने के बाद हमने फिर अप्रैल में हमने फिर से यात्रा हमारी शुरू की। सेकंड इसमें हम यहाँ से ट्रैवल्स से 850 किलोमीटर औरंगाबाद से रायपुर छत्तीसगढ़, मैं और सुभाष जी दरक 850 किलोमीटर का ट्रैवल्स से हमने, क्योंकि औरंगाबाद से कोई फ्लाइट नहीं थी रायपुर, और ओवरनाइट हम जर्नी करके सवेरे 10 बजे रायपुर पहुंचे। वहाँ वो लोगों के साथ मीटिंग करके नेक्स्ट डे फिर वहाँ से हम उड़ीसा पहुंचे, संबलपुर रीजन में बरगढ़। वहाँ भी लोगों से मिले, उनको कॉन्सेप्ट हमने समझाया, और बरगढ़ से फिर हम लोग भोपाल गए, मध्य प्रदेश। भोपाल मध्य प्रदेश जाकर वहाँ मध्य प्रदेश का पूरा यूनियन को बुलाकर वहाँ से फिर हम लखनऊ उत्तर प्रदेश पहुँचे। वंडरफुल। वहाँ पे भी हम लोगों ने सबको समझाया ये क्या है क्या नहीं, और वहाँ से हम लोग दिल्ली पहुँचे। फिर थर्ड फेज में हमने तेलंगाना, कर्नाटका, आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु, ऐसे अलग अलग फेज। फिर बाद में हम बंगाल गए। बंगाल में हम लास्ट पॉइंट जहाँ पे एक तरफ भूटान है, एक तरफ बांग्लादेश है, और एक तरफ अपना आसाम का रोड है। तो ऐसा कूच बिहार में हमने मीटिंग लिया, जो कि जहाँ से 2 देश की सीमा और अपने आसाम की सीमा, ये सब 10-15 किलोमीटर के रेंज में है। तो ऐसे उस अपने कॉर्नर पे जाकर मेरे साथ प्रवीण भाई पटेल थे, तो वहाँ पे भी गया और देश में एक ऐसा माहौल क्रिएट किया, और गवर्नमेंट को उस अध्यादेश में मॉडिफाई करना पड़ा। क्या बात है। हमारे इतने लेटर, और जहाँ भी कृषि मंत्री देश में घूमते थे, हर डिस्ट्रिक्ट जहाँ भी जाए, वो उदयपुर गए थे, तो उदयपुर में हमारे डिस्ट्रिक्ट के और राजस्थान के लोग उनको जाके मेमोरेंडम दे के आए। वो नागपुर आए, वहाँ लोग मिले। वो कोलकाता गए, वहाँ हमारे लोग जहाँ भी जा रहे, तो उन्होंने पूछा कि भाई आपका संगठन, तो मैं जहाँ जा रहा हूँ वहाँ की मुझे मिल रहे। तो ये पूरा मैनेज हम करते थे, लोगों को बताते थे, और एक पॉजिटिव रिस्पांस फिर गवर्नमेंट ने देके उसमें एक छोटा 12 दिन का कोर्स निकालकर इस समस्या का हल किया। और आज मुझे बड़ा आनंद हो रहा है कि जो 12 लाख लाइसेंस थे वो सब एज इट इज है, और सबका, किसी का भी इसमें नुकसान नहीं हुआ। बहुत बढ़िया। यानी और ये तथ्य हमने उनके सामने ये रखा, एजुकेशन मतलब क्या है, स्टडी करना, और प्रैक्टिकल में भी काम करने वाला क्या होता है कि वो एजुकेटेड होता है। हमने तो चैलेंज किया कि आपका बीएससी एग्री वाला बच्चा, उसको आप एक ट्रीटमेंट देने के लिए 1 एकड़ की खेती दो, और हमारे 5 साल का जिसको एक्सपीरियंस है उसको 1 एकड़ की खेती दो। अगर वो फेल हो गया तो हम सब आपको रिजाइन कर देंगे। क्या बात है। ये चैलेंज हमने एग्रीकल्चर मिनिस्टर को किया था। वंडरफुल। क्योंकि अनुभव ये सबसे बड़ी डिग्री है। करेक्ट करेक्ट। आज जिस आदमी का 5 साल, 10 साल, 15 साल का अनुभव है, तो वो, और कॉलेज में क्या होता है, आप लोग सिखाते हैं, वही अनुभव लेते हैं ना। यहाँ पे भी किसान, हमारा सबसे बड़ा साइंटिस्ट कौन है देश में, तो किसान है। प्रैक्टिकल फील्ड में ले रहे हैं आप। करेक्ट, सही है। सबसे बड़ा साइंटिस्ट किसान है। वो आके बोलता है कि आपकी ये वैरायटी अच्छी है, ये वैरायटी अच्छी नहीं है। किसान सबसे बड़ा साइंटिस्ट है हमारे हिसाब से। क्या बात, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। यानी एक तहलका मचा दिया आपने, और अकेला आदमी क्या कर सकता है ये मनमोहन जी आपने दिखा दिया। अगर जिद हो हमारी और अच्छी लगन हो
तो हम कुछ भी कर सकते हैं। दैट यू हैव प्रूव दैट डेफिनेटली। तो मुझे तो बहुत गर्व लग रहा है इस बात का। तो इसमें एक अभी आजकल जो चर्चा चलती है, आप तो मेरे ख्याल से जो भी फर्टिलाइजर्स या पेस्टिसाइड्स या यूज़ करते सीड्स, केमिकल फर्टिलाइजर्स पेस्टिसाइड्स यूज़ करते होंगे, तो केमिकल से बहुत बड़ा नुकसान पर्यावरण को हो रहा है, तो इसलिए बायो फर्टिलाइजर्स बायो पेस्टिसाइड्स यूज़ करो, ऐसा जो आज एक प्रोपोगंडा चल रहा है और कुछ हद तक वो सही है, तो उससे आपके बिजनेस पे कुछ असर होने वाला है? नहीं, देखो ये बायो या ऑर्गेनिक, ये जो कंसेप्ट ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया इन्होंने जो लाया है, ये बहुत सही कदम है। क्या बात है। आज हम लोग देख रहे हैं पंजाब से एक ट्रेन चलता है राजस्थान में, उसका नाम है कैंसर एक्सप्रेस। क्या ना? कैंसर एक्सप्रेस। हो, अच्छा। वो पूरे कैंसर के पेशेंट राजस्थान में आके ट्रीटमेंट लेते हैं। अरे पंजाब से। अरे बाप। पंजाब में जो कुछ एग्रीकल्चर में फर्टिलाइजर का एप्लीकेशन, पेस्टिसाइड का एप्लीकेशन जो ओवर हो गया, तो इससे ह्यूमन बॉडी को जो कुछ एक उससे बैड साइड इफेक्ट जो आ रहे, तो इससे बहुत सी बीमारियां हम लोग देख रहे हैं आ रही है। और साइंटिस्ट लोगों ने जो कुछ एक कमिटी ने जो कुछ एक ओपिनियन दिया है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया को, उसमें यही कहा है कि इसको कहीं ना कहीं दो बातें हैं। जब हम 1947 में हमारे पास जब अनाज का प्रोडक्शन था, तो एक 12 बिलियन के करीब था, और आज हमारे पास 35 बिलियन का प्रोडक्शन है। तो तब हम इंपोर्ट करते थे 1947 में, और आज हम एक्सपोर्ट कर रहे हैं। क्या बात। ये केमिकल से बड़ा है। लेकिन तब लोगों की बीमारी कितनी थी और आज कितनी है, ये भी केमिकल, मतलब ये दोनों बातें बैलेंस होना चाहिए। आज हम लोग स्वयंपूर्ण हो गए हैं। आज वर्ल्ड वाइज अगर देखा जाए, अगर फूड का अगर देखा जाए, तो अभी पहले जैसे अपन पुराने इसमें पढ़ते थे कि भूख मारी हुई, ये हुई, आज ये कोई स्थिति नहीं है। हम सब हमारा प्रोडक्शन करने के बाद भी वर्ल्ड को हम फूड दे रहे हैं। लेकिन साथ में अभी हमें हेल्थ का भी देखना पड़ेगा। तो गवर्नमेंट ने जो स्टेप उठाया बहुत सही है, लेकिन उसमें समय लगेगा, उसमें नए रिसर्च, इसमें एक ध्यान रखना पड़ेगा कि प्रोडक्शन कम ना हो, क्योंकि आबादी अभी 140 करोड़ तक गई। तो इसको संतुलन रखना पड़ेगा। तो बायो के लिए हम लोग स्वागत करते हैं केंद्र सरकार का। लेकिन आप फिर बायो प्रोडक्ट्स बेचने चालू करेंगे? बिल्कुल बिल्कुल। जो भी फार्मर्स को जो कुछ एग्रो इनपुट्स लगने वाले हैं, वो विंस हम लोग काम कर रहे हैं। तो उनको केमिकल के बजाय बायो का प्रमोट करना भी हमारा काम है, और वो हम करने के लिए तैयार है। उससे जो अभी आज अगर अपन सॉइल का देखें, तो जो 50 साल पहले 40 साल पहले जो सॉइल की कंडीशन थी, आज उसमें पीएच बढ़ा है, और इससे जो कुछ उसका जो हेल्थ है, सॉइल हेल्थ, तो इसके बहुत मतलब बैड सॉइल, मतलब उसके इफेक्ट सॉइल पे आ रहे। लेकिन गवर्नमेंट ने जो अभी ऑर्गेनिक के लिए नारा दिया है और बायोलॉजिकल का जो प्रमोट कर रहे हैं, तो कहीं ना कहीं आने वाली जो स्थिति है, या 25 साल 30 साल में जो बिल्कुल उपज नहीं होने ऐसी जमीन की कंडीशन होने वाली थी, तो इसका ड्यूरेशन बढ़ेगा इस पहल से आने वाली पीढ़ी के लिए। सही है। तो ये बहुत अच्छा कदम है, और इसको सही मायने में गवर्नमेंट अभी स्टडी कर रही है, और बायोलॉजिकल के ऐसे प्रोडक्ट अभी आएंगे कि जिससे यील्ड कम नहीं होगा, और हेल्थ सुधरेगी, सॉइल की भी और देश के नागरिकों की भी। वेरी नाइस। एक क्वेश्चन मेरे दिमाग में आ रहा था जब आप बात कर रहे थे आपके AIAIDA की स्थापना की, तो उस टाइम जो कमिटी बनी, सबसे यंगेस्ट मेंबर आप थे? यस, उस टाइम मेरी उम्र 43 इयर्स थी। वो जो लोग आए थे उनमें सबसे युवा मैं ही था। क्या बात। और मैं वो सभी लोगों का धन्यवाद देता हूँ कि जिन्होंने मुझ पे विश्वास रखा। क्या बात, काबिलियत आपकी उन्होंने समझ ली। तो ये जो एनर्जी आपने पाई है, ये जो डायनामिज्म आपने पाया है, तो उसका कुछ रहस्य है ऐसा? देखो, मेरे दादाजी फ्रीडम फाइटर थे, और उन्होंने भी पूरा अपना जो पूरा जिंदगी है, आयुष्य अपन बोलते उसको, तो पूरा उन्होंने लोगों के लिए काम किया। वो वकील थे, और उस टाइम निज़ाम का अपने पास राज था, लेकिन परिसर के
100-150 किलोमीटर की पूरे रेंज में वो लोगों की सहायता करते थे। तो हमारे ब्लड में ही है। मेरे पिताजी भी 1948 से आज तक आयुर्वेद का एक कार्य चलाते हैं, वो भी सोशल वर्क है। घर पिताजी में आपके वैद्य है? हाँ, मेरे पिताजी वैद्य चंदूलाल जी है, डॉक्टर चंदूलाल जी कलंत्री। और वो मेरे दादाजी जो आयुर्वेद का काम करते थे, सोशल वर्क, वो पिताजी करने लगे। और पिताजी के मतलब करने से मेरे बड़े भाई ये लोग भी सोशल वर्क करने लगे। जैसे मेरे घर में लायंस क्लब में मेरे बड़े भाई साहब थे, मेरे भाभी भी लायंस क्लब में थे, मैं खुद लियो क्लब में था। क्या बात। मेरे और एक बड़े भाई रोटरी क्लब में थे। और सोशल एक्टिविटीज़ मेरे भाई साहब जो डॉक्टर साहब तेलवा में प्रैक्टिस करते, वो भी एक शुगर इंडस्ट्री जुड़े। तो ये सब घर में ये जो माहौल है, तो ऐसा खुद के लिए नहीं, सबके लिए एक मतलब घर में माहौल था। और मुझे के बजाय हम, यह एक कंसेप्ट। गुड। तो इसका बहुत बड़ा घर का जो फैमिली हिस्ट्री है, ये प्रेरणा पिताजी की, दादाजी की, बड़े भाइयों की और सभी की, ये जो मेरे एक सामने थी, वो रख के फिर मैंने ये काम शुरू किया। मैं मतलब 2016 से अभी तक मैं मेरे जितने रिलेटिव है, किसी के यहाँ शादी को तक नहीं गया। मेरा पूरा टाइम या तो मेरे ऑफिस या संगठन, ये दो चीज़ें के लिए करता हूँ। क्या बात। और मेरा शादी 1998 में हुआ। उसके बाद मिसेस को लेकर सिर्फ मैं एक बार फिल्म देखने गया था। बाद में अभी तक नहीं गया। तो घर से कुछ तकरार आती होंगी ना? नहीं, वो लोग समझते हैं। मिसेस का भी बहुत बड़ा इसमें मुझे सहयोग है, जो समझते हैं कि मैं जो कुछ कार्य कर रहा हूँ, वो जब मेरे साथ बाहर आते हैं तो फिर मेरे कार्य के बारे में जब लोग उन्हें बताते हैं, तो वो कहते हैं कि मुझे भी पता चलता है मैं आपके साथ आऊँ तो, या मुझे भी प्राउड महसूस होता है मैं जब बाहर जाती हूँ और मुझे आपका नाम लेके बोलते हैं कि आप उनके मिसेस हो, तो मुझे जो आदर तिथ्य मिलता है, तो इससे मुझे बहुत खुशी होती है। और उसका बहुत बड़ा मेरे मिसेस कविता कलंत्री का बहुत बड़ा इसमें योगदान है मेरे पीछे खड़ा रहने का। और कभी मतलब बच्चों का जो एजुकेशन प्राइमरी से लेके है, तो वो पूरा मेरी मिसेस और मेरे बड़े भाई, मेरा जॉइंट फैमिली रहने की वजह से ये सब लोगों ने किया। मुझे कभी स्कूल में पेरेंट टीचर मीटिंग में जाने को तक मतलब मौका नहीं मिला, ये सब लोग यही करते थे। तो ये बहुत बड़ा फैमिलियर जो सपोर्ट है, उस वजह से मैं यहाँ तक पहुँच पाया। अभी तो वो बायलॉज में ऐसा कुछ बना है आपके AIIDA के कि वही कितने साल प्रेसिडेंट रहना चाहिए? ऐसा नहीं है, जब तक कार्य प्रतिभा से आप काम कार्य करते हो। अभी हमारा इलेक्शन 2022 में हुआ अप्रैल में, तो सर्वसम्मति से फिर से मुझे दोबारा 3 साल के लिए उन्होंने चयन किया। और मेरे नेतृत्व में जो पूरे देश में काम चल रहा है, मोदी जी जैसे उधर काम कर रहे हैं, वैसे आप आपके इंस्टीट्यूट के लिए काम कर रहे हैं, आपके ऑर्गेनाइजेशन के लिए काम कर रहे हैं, ऐसा मुझे लग रहा है। अब देखो, कोई भी चीज में अगर हम लोग काम करते हैं, तो अगर फुल्ली कंसंट्रेशन करके हम लोग अगर काम करें, तो उसके पॉजिटिव रिजल्ट आते हैं। और सामने वाला क्या बोल रहा है, वो सुनते वक्त अगर उसमें से सिर्फ अपना अच्छी चीज लिए, तो आदमी कभी भी मतलब नेगेटिव माइंडसेट नहीं होता। मैं नेगेटिव खबरें देखता नहीं, मैं नेगेटिव खबरें पढ़ता नहीं, और मैं नेगेटिव लोगों से बात करता नहीं। वेरी गुड, वेरी गुड, बहुत कुछ सीखने। और अगर बात भी की है कुछ नेगेटिव, वो वहां का वहां सुन के दोनों कान का यूज करता हूँ, एक सुनने के लिए और एक छोड़ देने के लिए, तो उसको नील कर देता हूँ। वाह वाह वाह, नाइस पर्सनैलिटी, बहुत बढ़िया। आपका जब मैं देख रहा था, तो आजकल के ज़माने में जॉइंट फैमिली खाली एक वर्ड रहा है, लेकिन आपके यहाँ पे तो मैं देखता हूँ सब भाई लोग और पूरी फैमिली आपके साथ एक साथ आप रहते हैं। तो डेफिनेटली बहुत सारी चीज़ें आज हम इस इंटरव्यू से पा रहे हैं। सोशल सिस्टम के लिए जॉइंट फैमिली का महत्व, जो एनर्जी होना चाहिए, जो डायनेमिज्म होना चाहिए, वो कैसा होना चाहिए, ये भी मनमोहन जी ने बता दिया। छोटी उम्र में बड़ा काम करके दिखाना, ये भी बहुत ही बड़ा एक स्पृहणीय कार्य जिसे हम कहते हैं, वो मनमोहन जी से हमें देखना मिला है। तो डेफिनेटली मैं ये आशा करता हूँ कि आज की हमारी जो मुलाकात है, इंटरव्यू है, आप सबको पसंद आया होगा।
इससे प्रेरणा लेकर बहुत सारे आज के आने वाले नए हर एक क्षेत्र का संगठन भी ऐसा बन सकता है। संगठन से शक्ति होती है, ये जानने वाले लोग इससे प्रेरणा डेफिनेटली लेंगे, ऐसा मुझे लगता है। तो आज का इंटरव्यू हम यहाँ पे डेफिनेटली समाप्त करने वाले हैं। मनमोहन जी का धन्यवाद देके मेरे इस इंटरव्यू को अगर आपको दिल को अच्छा लगा होगा तो डेफिनेटली इसे लाइक करो, शेयर करो और सब्सक्राइब करना ना भूलो बेल बटन के साथ। धन्यवाद। थैंक यू वेरी मच साहब, बहुत बहुत धन्यवाद आपको। आपने मुझे जो कुछ आज एक मेरी सभी यादें आपने जो यहाँ पे ताज़ा की है, क्या बात। और मेरे कार्य का आपने जो एक अवलोकन किया है, तो इससे मुझे नई स्फूर्ति, नई प्रेरणा, नई उम्मीद, नई दिशा मुझे मिलेगी और मैं और इसे आगे तेजी से बढ़ा के देश के किसानों के हित में, देश में कृषि के विक्रेताओं के हित में इस मुलाकात को समर्पित करता हूं। और उन्हीं की वजह से मैं आपको यहाँ पे आज मुलाकात दे सका, देश के पूरे किसान भाई और देश के मेरे पूरे विक्रेता भाई। क्या बात है। धन्यवाद। थैंक्स। थैंक यू।